साल था 21वां बीसी। धूप चमक रही थी अलेक्जेंड्रिया के सुंदर शहर पार। नाइल के किनारे पर बसा एक चमत्कारी नगार। इसकी चमकती हुई लाइब्रेरी में ज्ञान से भरे हुए स्क्रोल्स थे। ये एंशिएंट वर्ल्ड में नॉलेज का एक प्रकाश स्तंभ था। इसके बीचों बीच खुशबूदार बघौन और चमकते हुए पूल्स के बीच रहती थी क्लियोपात्रा थे सेवेंथ फिलोपेटर। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, हालांकि उनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक फेमस थे। वो एक दिमाग की रूलर थी, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक डिप्लोमेट जो 9 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकती थी और इजिप्ट के महान फाराओस की आखिरी वंशज। लेकिन उनके दिल में भी नाले जितने गहरे और रहस्यमय राज छुपे हुए थे। हवा में लोटस और इंसेंस की खुशबू थी जब क्लियोपात्रा टर्कोइज और सोने के चमकदार कपड़ों में साजा अपने विश्वासपटे एडवाइजर अनुबिस से मिली। तेल के लैंप की माध्यम रोशनी चैम्बर की दीवारों पर नचते हुए परचेन बना रही थी, जो एंशिएंट रिचुअल्स और भूले हुए देवताओं के हायरोग्लिफ्स से सजा हुआ था। वो धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनके शब्द आवश्यकता और जाल में बुनाई हुई एक कहानी की तरह थे। अनुबिस, जो डेसर्ट की रेत की तरह अबेहिया आदमी था, उसने एक एंशिएंट पापेरस पकड़ा हुआ था जिसके किनारे टाइम के साथ कमजोर हो गए थे। उस पार्चमेंट में वो क्लेम करता था थोथ के मंदिर के अंदर छुपे हुए एक राज का जिक्र था, एक ऐसी जगह जहां कहानी और रियलिटी एक दूसरे से मिलते थे। यह कोई आम आर्टिफैक्ट नहीं था, यह लेजेंडरी स्क्रोल ऑफ थोथ था जो उस नॉलेज को अनलॉक करने की थी जो खुद ज्ञान के देवता द्वारा लिखी गई थी। कहा जाता था कि इसमें अनइमेजिनेबल पावर के मंत्र, जीवन और मृत्यु के राज और भविष्यवाणियां थी जो दुनिया की नींव को हिला सकती थी। क्लियोपात्रा, जिसके एम्बिशन सिर्फ नॉलेज की प्यास से मिल खाते थे, कंप्लीटली अट्रैक्टेड थी। वो ये पावर चाहती थी, अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारे इजिप्ट के लिए, एक ऐसा किंगडम जो रोम की बढ़ती गिराफ्ट में फंस गया था। स्क्रोल तक पहुंचने का रास्ता थोथ के मंदिर के नीचे एक लैबिरिंथ से होता हुआ जाता था, एक अंडरग्राउंड मेज जिसे किसी भी अनवर्दी सोल को कंफ्यूज और रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। अनुबिस, जिसका एंशिएंट लोरे का नॉलेज बेहतरीन था, क्लियोपात्रा को वेंडिंग पैसेजेस के थ्रू गाइड कर रहा था। उन्होंने वॉल्स पर बने क्रिप्टिक सिंबल्स को डिसिफर किया। हर एक सिंबल उन्हें लैबिरिंथ की हार्ट और उसके प्राइज के करीब ले जा रहा था। हवा सदियों के भार से भरी हो गई थी। खामोशी सिर्फ उनके कदमों की गूंज और दूर से टपकती हुई पानी की बूंदों से टूट रही थी। फाइनली वो एक अद्भुत चेंबर में पहुंचे। वॉल्स पर हायरोग्लिफ्स थे जो कॉस्मिक क्रिएशन और आफ्टर लाइफ में सोल्स के तौल के सीन्स दिखा रहे थे। सेंटर में एक पेडेस्टल था और उस पर थोथ का स्क्रोल, लेकिन उसकी रक्षा एक भयानक स्फिंक्स कर रहा था जिसकी आईज एक अलौकिक लाइट से चमक रहे थे। नॉलेज पाने की कीमत चुकानी पड़ती है मीरे फारो, अनुबिस ने चेतावनी दी। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। क्या आप चुकाने को तैयार हैं? क्लियोपात्रा ने स्फिंक्स की आंखों में देखा। उसकी नजर अटल थी। इजिप्ट के लिए उसने घोषणा की, मैं किसी भी डेंगर का सामना करने को तैयार हूं। स्फिंक्स उनके दृढ़ संकल्प को भांपते हुए अपना सर स्वीकृति में झुका लिया। जैसे ही क्लियोपात्रा ने स्क्रॉल खोला, उसके स्पर्श ने उनकी रगों में ऊर्जा का एक झटका भेज दिया। विजन्स उनकी आंखों के सामने घूमने लगे, एक ऐसे भविष्य की झलकियां जहां उनके राज्य पर रोम की परछाई लंबी होती जा रही थी, जहां उनके बच्चों को विश्वासघात और निराशा का सामना करना पड़ा। उसने अपनी किस्मत देखी जो मिस्र के भाग्य के साथ जुड़ी हुई थी, और इस दृश्य ने उसे डर और दृढ़ संकल्प दोनों से भर दिया। स्क्रोल ने रोम के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बारे में चेतावनी दी थी, जो एम्बिशियस जूलियस सीजर के रूप में था। फिर भी इसमें एक खतरनाक रास्ते का भी इशारा था, एक गठबंधन के माध्यम से मिस्र के भविष्य को सुरक्षित करने का मौका। क्लियोपात्रा ने अपने दिल में भविष्यवाणी के भार के साथ एक भाग्यवादी चुनाव किया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण का उपयोग करेगी, सांप की चालाकी को अपनाते हुए सीजर का पक्ष हासिल करने के लिए, और बदले में अपने राज्य की रक्षा करेगी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि भविष्यवाणी को टाला जा सकता है। सीजर उसकी प्रतिभा और भावना से मोहित होकर उसका पति बन गया, उनके बेटे सीजेरियन को अपना उत्तराधिकारी मानते हुए। लेकिन नियति नील नदी की तरह अपना रास्ता बदलने का तरीका जानती थी। सीजर की हत्या के बाद रोम की नजर एक बार फिर मिस्र पर पड़ी, इस बार शक्तिशाली सेनापति मार्क एंटनी के रूप में। क्लियोपात्रा स्क्रॉल की भविष्यवाणियों द्वारा निर्देशित जानती थी कि उसे तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। उनकी मुलाकात संस्कृतियों और महत्वाकांक्षाओं का टकराव राष्ट्रों के भाग्य का निर्धारण करेगा।
वे एक दूसरे की ओर आकर्षित थे, जुनून और महत्वाकांक्षा से एकजुट दो शक्तिशाली शासक। लेकिन भविष्यवाणी बड़ी थी, उनके प्यार पर छाई एक परछाई। रोम क्लियोपेट्रा के ई पावर और इन्फ्लुएंस से डरकर मिस्र के खिलाफ आ गया। युद्ध में पराजित और झूठे वचनों से विश्वासघात क्लियोपेट्रा ने खुद को अपने ही महल की दीवारों के भीतर फंसा हुआ पाया। अपने आखिरी पलों में वह अपने पूर्वजों के देवताओं की ओर मुड़ी। उनकी आवाज बढ़ते अंधेरे में एक फुसफुसाहट थी, मिस्र को स्थायी रहने दो। उसने प्रार्थना की, उसकी विरासत शाश्वत, उसके रहस्य सुरक्षित। एस्प के काटने से, सांप के चुंबन से उसने अपना अंत खुद चुना। रोम की उस महत्वाकांक्षा को चुनौती दी जो उसे एक ट्रॉफी के रूप में सड़कों पर घुमाना चाहती थी। समय की रेत ने प्राचीन मिस्र के बहुत कुछ निगल लिया है, लेकिन क्लियोपेट्रा की किंवदंती बरकरार है। उनकी कहानी प्यार, ताकत और त्रासदी से बुनी एक कहानी आज भी रोमांचित और जिज्ञासु करती है। थॉथ का स्क्रॉल, अगर यह कभी सचमुच मौजूद था तो इतिहास में खो गया है। इसके रहस्य रेत के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन नील नदी के सर्प क्लियोपेट्रा के रहस्य जीवित हैं। ज्ञान, महत्वाकांक्षा और एक प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण जो एक साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत करता है।